प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन शहरों में विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वो देखेंगे कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जायस कैडिला पार्क, हैदराबाद के अशोक बायोटेक और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। भारत में कुल 3 वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। अहमदाबाद में भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी का ट्रायल चल रहा है। इसको जॉयडस बना रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल किया जा रहा है और इसी तरीके से हैदराबाद में भारत बायोटेक और ICMR मिलकर स्वदेशी कोवैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इस वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। पीएमओ ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी वैक्सीन विकास और उत्पादन प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 केंद्रों का दौरा करेंगे और वहां वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर अपने नागरिकों के टीकाकरण की तैयारियां, चुनौतियों और प्रयासों का खाका तैयार करने के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। देश में कोरोना की दहशत बरकरार है। पिछले 24 घंटे में देश में 43,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में ही संक्रमण से 492 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। अगर कुल आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक देश में 93 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। पूरे देश में 87 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है, जबकि कोरोना संक्रमण से पूरे देश में 13 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का डर लगातार बना हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। मगर परेशानी की बात यह है कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 98 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अभी भी 38,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की ये पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा का जायजा लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। 8 चरणों में होने वाले इस चुनाव में आज पहला चरण है। चुनाव के पहले चरण के 43 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। ये मतदान दोपहर 2 बजे तक होंगे। आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने तय किया है कि सभी दूर दराज के इलाकों में चुनाव पहले और दूसरे चरण में होगा। डीडीसी चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फिर से हिरासत में लिए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हर उम्मीदवार को प्रचार के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव इस समय जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के सहारे उतर रही है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को हैदराबाद में रोड शो किया। नड्डा का ये रोड शो नागोले से शुरू होकर कोठापेट चौराहे तक चला। रोड शो के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे हैदराबाद के निकाय चुनाव के लिए यहां आने का मौका मिला है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, ये इस बात का स्पष्ट संदेश है कि यहां अब बीजेपी के आने की बारी आ गई है। आपको बता दें कि हैदराबाद में 1 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव होना है। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे यहां आने से पहले कहा गया कि गली के चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। क्या हैदराबाद गली है? 74 लाख वोटर, 5 लोकसभा सीट, 24 विधानसभा और करोड़ से अधिक जनसंख्या, और ये इन्हें गली दिखती है। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच तल्ख जुबानी जंग हुई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप लगाया तो नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई।
हमने क्या कहा? सुनेंगे, आप सुनेंगे, बैठ जाइए। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज अहम दिन है। आज सुबह 8 बजे से किसान नेताओं की बैठक है। इसी बैठक में तय होगा कि आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। वैसे हरियाणा और यूपी के किसानों को दिल्ली की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन बीती रात सिंघू बॉर्डर और मेरठ में दोराला टोल प्लाजा पर किसानों की रात कटी। किसानों का कहना है कि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। किसान ये भी कह रहे हैं कि उनके पास 6 महीने का राशन है। यही रहेगा 6 महीने का राशन, 6 महीने का राशन लेकर साथ में आए हैं। एक ट्रैक्टर के मगर 2-2 ट्रालियां 6 महीने का राशन, पानी के टैंकर सभी लेकर आए हैं। पूरे देश को खिला सकता है, वो खुद भूखा नहीं मरेगा। जब तक ये मोदी सरकार काले कानून जो 3 ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले लेते, हम जहाँ से नहीं जाएंगे। काले एक कानून है, MSP तोड़ी है, मंडी बोर्ड तोड़ा है, जो स्टोरेज का किया है इन्होंने, वो सब किसानी के विरुद्ध है। किसानी के क्या, पूरे पंजाब के, पूरे देश के विरुद्ध है। किसान अभी तक सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वो बुराड़ी के निरंकारी मिशन मैदान जाने की तैयारी नहीं है। वो बुराड़ी के निरंकारी मिशन मैदान पर जाने को तैयार नहीं है। हालांकि आखिरी फैसला थोड़ी ही देर में होने वाली किसान नेताओं की बैठक में लिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर को कल ही किसानों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन किसान आगे नहीं बढ़े। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को दिल्ली बुलाया है, लेकिन किसान पसोपेश में है। कल केंद्र सरकार से किसानों की कोई बातचीत नहीं हो पाई। सिर्फ पुलिस ने किसानों से बात करके आगे नहीं बढ़ने की गुजारिश की थी। केंद्र सरकार बार बार किसानों से मिलने की बात कह रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर की मुलाकात का ऑफर दिया है। इस आंदोलन के पूर्व ही मैंने अपनी तरफ से सभी यूनियंस के नेताओं को आग्रह किया कि वो 3 दिसंबर को आएं और बातचीत करें। आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार तो है, लेकिन आंदोलन से ही रास्ता नहीं निकलता। हमेशा चर्चा और संवाद से रास्ता निकलता है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। किसानों के 32 संगठन आंदोलन में शामिल हैं। इसी बीच जिस बॉर्डर को तोड़कर किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, उसे हरियाणा सरकार ने खोल दिया है। बैरिकेडिंग हटा दी गई है, पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। पंजाब से लगे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। यूपी में भी किसानों की रात मेरठ के दोराला टोल प्लाजा पर ही कटी, लेकिन यूपी पुलिस ने आगे का रास्ता साफ कर दिया है। यहाँ से भी किसान आगे बढ़ेंगे। सुबह 9 बजे से दिल्ली की ओर यूपी के किसान मार्च करेंगे। कुछ शहरों में किसानों पर एक्शन भी हुआ है। रामपुर में दर्जनों किसानों को हिरासत में लिया गया है। ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने यहां दिल्ली रामपुर हाईवे को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से भारी दिक्कत हो रही थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से 5000 से ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान संघर्ष समिति इनकी अगुवाई कर रही है। किसान अपने अनाज की कीमतें चाहते हैं। ये पक्का करना चाहते हैं कि अधिकतम समर्थन मूल्य में चवन्ने की कमी ना हो। उनको डर है कि उनके खून पसीने की कमाई की कीमत कोई और न खा जाए। किसानों को MSP सिस्टम खत्म हो जाने और मंडियों के बंद हो जाने का डर है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि अन्नदाता के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की TMC सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर बने हुए थे, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी CM ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि शुभेंदु TMC का साथ भी छोड़ सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पद छोड़ने के बाद बीजेपी ने TMC पर करारा हमला किया है। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी सूबे में तानाशाही कर रही है। इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने शुभेंदु अधिकारी पर बोलते हुए कहा कि अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो उनके लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं। AIMIM के वरिष्ठ नेता और चार मीनार क्षेत्र से विधायक मुमताज अहमद खान हादसे का शिकार हो गया। हुआ यूं था कि मुमताज खान
अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने मुगलपुरा पहुंचे थे। वो मंच पर कुर्सी लगाए बैठे थे और मंच पर आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक मंच खिसका और मुमताज अहमद खान कुर्सी से नीचे गिर गए। राजस्थान के झालावाड़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के सदर थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल मुकेश चोपदार बाइक से सिंघानिया से झालरा पाटन पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तभी एक गाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के भिवानी में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार किसान मुंडल गांव के पास सड़क से गुजर रहे थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर लड़कियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठा है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कोयापुर गांव में एक युवक पर रिश्तेदार के घर आई नाबालिग लड़की के बर्बर कत्ल का आरोप लगा है। खेत में सब्जी तोड़ने गई लड़की से पहले आरोपी ने छेड़खानी की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर पहले उसकी उंगली काटी और फिर उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर कैंट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल रेलवे ट्रैक को स्कैन करने का काम करने वाले इंजन में वेल्डिंग करते समय आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इंजन जलकर राख हो गया। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी ने रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। गोरखपुर कैंट में स्थित टीएमसी रेलवे वर्कशॉप में इस घटना की जांच की जा रही है। यूपी के बरेली में एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापा मारकर हुक्का बार पर धावा बोला। पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को वहां से गिरफ्तार किया है, जबकि रेस्टोरेंट मालिक भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए छात्र नाबालिग हैं। खबरों की माने तो इस रेस्टोरेंट में लंबे समय से हुक्का परोसा जा रहा था। इस रेस्टोरेंट पर हुक्का बार चलाने पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन सभी किडनैपर ने 11 साल के बच्चे का अपहरण कर 55 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरण किए गए बच्चे के दूर के रिश्ते में भाई ने ही अपने 4 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। कर्ज में डूबे होने और पैसों की जरूरत की वजह से रिश्तेदार ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 19 नवंबर को बच्चे को मध्य प्रदेश के नूराबाद इलाके से अगवा किया था और अब 5 अपहरणकर्ता भी शिकंजे में आ गए। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के एक कॉटन गोदाम में आग लग गई। रुई और कपड़ों के ये गोदाम हावड़ा के पंडित घाट इलाके में मौजूद है। आग पर काबू के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ है। रामपुर में बहू ने सास की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बहू ने वारदात को 24 बीघा जमीन के लिए अंजाम दिया। इसी जमीन पर सास खेती किसानी करती थी, लेकिन बहू अपने नाम जमीन चाहती थी। इसी बात को लेकर बहू की सास के साथ अनबन हुई, जिसके बाद बहू ने सास का गला घोंट दिया। मथुरा में 2 साधुओं की हत्या के मामले में पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने साथी साधु को ही गिरफ्तार किया है। आरोपी साधु राम बाबू की कुछ दिन पहले मृतक साधुओं के साथ अनबन हुई थी, जिसके बाद चाय में कीटनाशक दवा मिलाकर आरोपी ने पिला दी। मेवात में 4 बच्चियों की हत्या के बाद कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक सगी मां फरमीना ने ही हत्या को अंजाम दिया। आरोपी मां ने गला रेत कर 4 बच्चियों को मार डाला।
पुलिस ने आरोपी 38 साल की फरमीना को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो मानसिक रूप से परेशान है। पुलिस ने नूह के नलहर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। अमृतसर में युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया। अज्ञात हमलावर ने 7 गोलियां मारी। चश्मदीद के मुताबिक जब वो दुकान के अंदर बैठे तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वारदात के बाद हमलावर फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक मामला गैंगवार से जुड़ा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 26 साल के युवक की सरकटी लाश मिली है। पुलिस ने झाड़ियों से लाश को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मृतक किसी होटल में कुक का काम करता था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हत्यारे का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में ज्यादातर ओबामा कैबिनेट के मंत्रियों को शामिल करने के आरोप पर चुप्पी तोड़ी। कहा, बाइडेन प्रशासन नहीं होगा, ओबामा प्रशासन का तीसरा टर्म। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सीनेट में बहुमत बनाए रखने की कोशिशों में जुटे। 2 सीटों के उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को जॉर्जिया में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कम प्रदूषण वाले लो कार्बन एनर्जी सोर्स के लिए भारत को भावी साझेदार चुना। नेतन्याहू ने कहा कि भारत के साथ मिलकर 2030 तक 25% सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।